हाँ भाई, तो आज हम लोगों ने अपने पास एक नया चैप्टर शुरू करना है। चैप्टर का नाम है कंटिंजेंट एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, इजी चैप्टर है और देखते हैं अगर हुआ तो आज ही खत्म कर देंगे। कितने पेजेस हैं इसके अंदर? इसके अंदर हमारे पास 6 पेजेस हैं, तो देखते हैं अगर आज ही में इसको ख़त्म कर पाए तो फिनिश कर देंगे इसको। ठीक है, चलो तो चैप्टर का नाम क्या है? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और दूसरा क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते कैसे हैं? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं अपॉन एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, अपॉन एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। और अगर वो इवेंट हो जाता है या इवेंट नहीं होता है तब वो कॉन्ट्रैक्ट आपका हो सकता है इम्प्लीमेंट हो जाए। डिपेंड करता है कि किस कंडीशन पे है, कि अगर किसी को कोई चीज़ घटना होगी तब वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया जाएगा, तब कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा जब वो इवेंट हो जाए। या डिपेंड करता है अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा कि अगर ये चीज़ नहीं हुई तब ये काम होगा, तो फिर जब वो इवेंट ना हो तब वो इवेंट कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया जाएगा। तो बेसिकली कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऐसे समझो कि कोई भी एक इवेंट है, उस इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, पूरा होगा या नहीं किया जाएगा। जैसे तुम लोग सिंपल सा एग्जांपल लो, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। तुमने अपने फोन का इंश्योरेंस करवाया रखा है, जब तुम खरीदते हो तो तुम देखा होगा 300-400 रुपये, 500-1000 रुपये दे के अपने फोन का इंश्योरेंस करा सकते हो, जिसके अंदर अगर फोन में कुछ भी डैमेज होता है, लिक्विड डैमेज या फिजिकल डैमेज, तो वो कंपनी तुम्हें ठीक करके देगी फ्री ऑफ कॉस्ट, तुमसे बस प्रीमियम लेगी। तो क्या फोन पानी में गिरेगा ये कंफर्म्ड है? या अगर हाथ से गिर गया तो टूट जाएगा, उसकी स्क्रीन टूट जाएगी या अंदर कुछ टूट जाएगा, ये बात कंफर्म्ड है? नहीं। अगर टूट गया, अगर पानी चला गया तब पैसे मिलेंगे तुम्हें? पैसे मिलेंगे क्या मतलब तुम्हारे को तब फोन ठीक करवाया जाएगा? अगर नहीं टूटा तो क्या फोन ठीक करवाया जाएगा? नहीं ना। तो ये क्या हो गया, एक इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट किस पे हो गया? इवेंट पे, पानी जाएगा या गिरेगा। तो जो इवेंट है इसको बोलते हैं हम कोलैटरल इवेंट। ठीक है, इस कोलैटरल इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट है कॉन्ट्रैक्ट। अब ध्यान रखना, ये कोलैटरल इवेंट जो है ये कंसिडरेशन नहीं है। कंसिडरेशन का मतलब क्या? कि ये चीज आपको मिल नहीं रही है, वो इवेंट एक चीज हो रही है, उसके बदले में आपको कुछ और मिल रहा है। ठीक है, ऐसे समझो जैसे मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, अगर तुम मेरा स्विमिंग पूल बनाओगे तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। ठीक है, तो अगर तुम मेरे लिए स्विमिंग पूल बनाओगे तब 5 लाख मिलेंगे। तो तुम जो स्विमिंग पूल बना रहे हो वो मेरे लिए एक इवेंट तो है ही, साथ ही साथ कंसिडरेशन भी है मेरे लिए। मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है? स्विमिंग पूल बनना। तुम्हारे लिए कंसिडरेशन क्या है? 5 लाख रुपए मिलना। तो इवेंट जो है वो कंसिडरेशन भी है। स्विमिंग पूल बनेगा तो पैसे मिलेंगे, इवेंट भी हो गया और साथ साथ वो कंसिडरेशन भी बन गया। बट यहां पे एक चीज सोचो, जो तुमने फोन का इंश्योरेंस लिया, फोन गिरेगा, टूटेगा, क्या ये कंसिडरेशन है? क्या तुम चाहते हो या इंश्योरेंस कंपनी चाहती है कि बदले में फोन टूटे? उनको फोन टूटा हुआ फोन चाहिए? नहीं ना। उनके लिए क्या है? एक इवेंट है बस। वो इवेंट जुड़ा हुआ है मेन ट्रांजैक्शन के साथ। वो अगर मेन कोलैटरल इवेंट हो जाएगा या वो इवेंट नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ठीक है, ऐसी एक कंपनी कह रही है, इंश्योरेंस कंपनी कह रही है, अगर आपका घर आग लगने से तबाह हो जाता है तो हम आपको पैसे देंगे। ठीक है, तो आग लगना, क्या वो आदमी चाहता उसके घर को आग लगे? इंश्योरेंस कंपनी चाहती है घर को आग लगे? नहीं। तो वो इवेंट है, कोलैटरल इवेंट है, बट इट इज नॉट कंसिडरेशन। ठीक है, बस वो इवेंट मेन ट्रांजैक्शन के साथ जुड़ा हुआ है और उसके साथ उसको अगर वो इवेंट हो गया या नहीं होगा तो उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट होगा या नहीं होगा। तो देखो, अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट does or does not happen।
तो क्या कह रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आपको या तो कुछ करोगे या कुछ नहीं करोगे, अगर इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज हैपन और डज नॉट हैपन। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी से तुम क्या कह रहे हो, इंश्योरेंस कंपनी से क्या कह रहे हो कि ये हो तुम और ये है इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, तुमने इंश्योरेंस कंपनी से क्या कहा कि तुम्हारी एक शिप है जो पानी में फ्लोट कर रही है, और तुमने इंश्योरेंस कंपनी से क्या कहा है कि अगर तुम्हारी ये शिप जो ऑस्ट्रेलिया जा रही है फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारी ये शिप वापस नहीं आती, मतलब डूब जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी तुम्हें पैसा देगी। तो कॉन्ट्रैक्ट इसके ऊपर डिपेंड हुआ, अगर शिप वापस नहीं आई तो इवेंट क्या है, अगर नहीं होता, क्या नहीं होता, वापसी नहीं होती शिप की, तब वो तुम्हें पैसे देंगे। तो यहां पे वही लिखा है कि अगर तो डज नॉट हैपन, डज नॉट हैपन मतलब अगर शिप की वापसी नहीं हुई तो क्या किया जाएगा, कुछ किया जाएगा या कुछ नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो देखो मीनिंग ऑफ कोलैटरल इवेंट अकॉर्डिंग टू पॉलक एंड मुल्ला, कोलैटरल इवेंट मीन्स एन इवेंट विच इज नाइदर अ परफॉर्मेंस डायरेक्टली promised as part of the contract nor the whole of the consideration for a promise। ये बात मैं डिस्कस कर चुका हूं कि जो कोलैटरल इवेंट है वो इवेंट कंसिडरेशन नहीं है, ना ही वो कोई चीज प्रॉमिस की गई थी कि ये होगा। मतलब इवेंट जो है अपने आप में बिल्कुल एक अलग एक घटना है, वो घटना होगी तो कुछ और किया जाएगा, वो घटना अपने आप में कंसिडरेशन नहीं है। ठीक है, देखो क्या लिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू पे बी ₹1 लाख इफ बीज हाउस इज बर्न, अगर बी के घर को आग लगी तब पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज द बर्निंग ऑफ बीज हाउस is neither a performance promised as part of the contract nor it is the consideration obtained from B. The liability of A arises only on the happening of a collateral event which is an independent event but collateral to the main contract. ठीक है, आगे a contract can also be contingent if it depends on the act of a party to the contract or that of a third person. देखो याद करो, जब तुम छोटे थे, अभी तो थोड़े बड़े हो गए, जब तुम छोटे थे तो तुम्हारे घर पे घंटी बजती थी और सबसे पहले भागे भागे तुम ही जाते थे देखने की कौन आया कौन आया। ठीक है, छोटे से में भी। अब नहीं जाते हो क्योंकि अवाला से पढ़े तो अरे देखना कोई न्यूज़पेपर वाला होगा है या रद्दी वाला होगा या काम वाली आई होगी, दूध वाला आया होगा। अब नहीं जाते, पहले सबसे पहले दौड़े दौड़े जाते थे। तो ये इमेजिन करो तुम छोटे थे, ठीक है, और तुम्हारी डोर पे बेल बजी और तुमने भागे भागे जाके देखा तो क्या दिखता है कि गेट पे एक आदमी आया है जो बहुत सारी बेडशीट्स लाया है और बेडशीट्स बेच रहा है। याद होगा ऐसे आते हैं लोग कभी कभी। ठीक, डोर पे आया एक आदमी, ये देखो ये एक बड़ा आदमी है, तुम छोटे से हो और उसके हाथ में बहुत सारी बेडशीट्स हैं। ठीक है, और वो तुमसे कह रहा है कि बेडशीट लोगे बेटा। अब तुम तो छोटे थे तो उसने कहा बहुत अच्छी अच्छी बेडशीट्स हैं, पोकीमॉन वाली है, ड्रैगन वाली है, बारबी वाली है, बहुत सारी ड्रैगन हैं। तो तुमने कहा दिखाओ भैया दिखाओ। तुम अभी अकेले खड़े हो बाहर, मम्मी अंदर है और तुम्हें अलग अलग बेडशीट दिखा रहा है, ये देखो पोकीमॉन वाली, ट्रांसफॉर्मर वाली, हल्क वाली, आयरन मैन वाली, और जो भी तुम्हारे को पसंद है, बारबी, सब वो तुम्हें दिखा रहा है और तुम देख देख के खुश हो रहे हो और तुम्हें पसंद आ गई एक। तुम कह रहे हो मैं अपने बेड पे ये वाली बेडशीट बिछाऊंगा, जब मेरे दोस्त आएंगे ना तो मैं उनको दिखाऊंगा कि मेरे पास वाली बेडशीट है। ठीक है, तो तुमने एक बेडशीट हाथ में उठा ली और तुमने क्या कहा, रुको भैया मैं एक बार मम्मी को दिखा के लाता हूँ, अगर मम्मी ने पसंद कर दी ना तो मैं खरीद लूँगा। ठीक है, और तुम अंदर गए, ये रही मम्मी, और मम्मी क्या कर रही है, किचन में काम कर रही है, और तुमने मम्मी से कहा मम्मी ये देखो ये बेडशीट है, ये बहुत अच्छी बेडशीट है, मैं ले लूँ। मम्मी कह रही कहाँ से लाया तू? कह रहे वो बाहर एक आदमी आया वो बेडशीट्स बेच रहा है तो उसने ये बेडशीट निकाल के दी है, ये बहुत अच्छी बेडशीट है, मम्मी प्लीज दिला दो, मम्मी प्लीज दिला दो। मम्मी ने क्या कहा, चुपचाप जाके मना कर दे, कोई बेडशीट नहीं लेनी, और दिया उसको वापस। मम्मी प्लीज मम्मी प्लीज मम्मी प्लीज, एक लपड़ पड़ गया।
और हुआ क्या, रोते रोते, देखो गाल पे हाथ लेके जा रहे हो, ये गाल पे हाथ है, और उसके पास जा रहे हो, जाके क्या कह रहे हो, नहीं चाहिए भैया, बेकार बेडशीट है, ये है वो है। उसको थोड़ी बताओगे कि लपड़ पड़ गया, बेकार बेडशीट है भैया, क्या आप मुझे बेवकूफ बना रहे थे, हैं अच्छी बेडशीट नहीं, ये लो वापस ले जाओ। ठीक है, तो देखो जब तुम इसके साथ बातचीत कर रहे थे तो तुमने इससे क्या बोला था कि भैया मैं एक बार घर जाता हूँ, अंदर जाता हूँ और मम्मी से पूछ के बताता हूँ कि बस मम्मी क्या कह रही है, अगर मम्मी कह देंगी तो मैं खरीद लूंगा। तो ये क्या हो गया, मम्मी के ऊपर डिपेंड हो गया। ठीक है, तो मम्मी की हाँ एक कोलैटरल इवेंट हो गई, अगर वो हो गया तो खरीद लेंगे, नहीं हुआ तो नहीं खरीदेंगे। तो ये भी तुमने जो सर्च किया था, ये क्या था, एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके अंदर इवेंट क्या हो गया, इवेंट डिपेंडेंट हो गया ऑन अ थर्ड पार्टी। कॉन्ट्रैक्ट इसके बीच में हो रहा था, तुम्हारे और इसके बीच में, और इवेंट इस थर्ड पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को इन्फ्लुएंस किया, मतलब इवेंट इसके एक्शंस पे डिपेंडेंट है, इस थर्ड पार्टी के ऊपर। ठीक है, तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऐसा भी हो सकता है। A contract can also be contingent if it depends on the act of a party to the contract or that of a third person। कोई थर्ड पर्सन के एक्शंस पे भी डिपेंड कर सकता है, या कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टीज हैं उनके ऊपर भी डिपेंड कर सकता है। ठीक है, वैसे ही समझो, जैसे इमेजिन करो ये है एक परचेज मैनेजर, एक कंपनी का परचेज मैनेजर, इसको अपनी कंपनी के लिए कंप्यूटर्स खरीदने बहुत सारे। ठीक है, तो मान लो ये गया एचपी के पास, एचपी तो पता है ना कंप्यूटर्स वगैरह बनाते हैं, एचपी से जाके क्या कहता है कि मुझे कंप्यूटर्स देखने, लैपटॉप्स देखने अपने ऑफिस के एम्प्लॉयज के लिए। एचपी ने पूछा कितने लैपटॉप चाहिए, उन्होंने कहा 500 लैपटॉप्स चाहिए। तो परचेज मैनेजर ने अपनी रिक्वायरमेंट बताई कि किस किस तरीके की चीज़ें चाहिए, मतलब हमें काम क्या करना है, उस हिसाब से हमें लैपटॉप चाहिए। तो एचपी ने उनको एक लैपटॉप दिखाया और कहा ये लैपटॉप आपकी रिक्वायरमेंट को सूट करेगा। ठीक है, अब क्या हुआ, परचेज मैनेजर ने एचपी से क्या कहा कि देखो मेरे को तो आपका लैपटॉप पसंद आ रहा है, बट मुझे एक बार अपनी आईटी टीम से कंफर्म करना पड़ेगा कि आपके ये लैपटॉप हमारे ऑफिस में एम्प्लॉयज़ के लिए सूटेबल रहेंगे या नहीं रहेंगे। अगर वो अग्री कर देते हैं तो मैं क्या करूँगा, परचेज कर लूँगा, अदरवाइज आप मुझे कोई दूसरा लैपटॉप दिखा देना। तो ये रही आईटी टीम। आईटी टीम ने लैपटॉप देखकर क्या कहा कि ये हमारी रिक्वायरमेंट को सूट नहीं करते, हमें और हैवी या हाई प्रोसेसिंग लैपटॉप्स चाहिए। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट परचेज मैनेजर और एचपी के बीच में हुआ, ये क्या था, एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि डिपेंड करता है किसके ऊपर, ऑन द एक्ट ऑफ अ थर्ड पार्टी। ये हाँ करेगा तो होगा कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अच्छा आगे क्या कह रहा है, इफ द कंटिंजेंट इवेंट डिपेंड्स ऑन द मियर विल एंड प्लेजर ऑफ वन ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट इट वुड नॉट बी वैलिड। Thus, in a contract of service to pay as the employer pleases is no promise। देखो तुमने एक जैसे समझो कि तुम एक जगह पे जॉब कर रहे हो, ये हो तुम, और तुम एक जगह पे जॉब कर रहे हो, और ये है तुम्हारा बॉस। तुम्हारा बॉस तुमसे क्या कहता है कि अगर तुम मेरे पास अच्छे से मेहनत करते हो, तुम्हारे को फॉर एग्जाम्पल सैलरी डिसाइड करी 50,000 पर मंथ। ठीक है, फिर आगे बॉस से कहता है कि अगर तुमने अच्छे से मेहनत करी और अगर तुमने मुझे खुश किया और अगर मैं तुम्हारे काम से खुश हुआ तो मैं तुम्हारे को कुछ इंसेंटिव्स भी दूंगा। बट किस चीज पर डिपेंड करता है कि मैं तुम्हारे काम से खुश होता हूं या नहीं होता हूं। ठीक है, तो सोचो ये बॉस की इच्छा के ऊपर डिपेंड हो गया, विल ऑफ द बॉस। बॉस की इच्छा रहेगी, अगर वो खुश है, उसका मूड अच्छा है, वो काम से खुश है, तो तुम्हारे को इंसेंटिव दे देगा, अदरवाइज 50,000 देके घर भेज देगा। ठीक, तो ये जो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, दिस इज नॉट अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये कंटिंजेंट नहीं है, क्योंकि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैंने क्या बोला था, इवेंट कैसा होना चाहिए,
अनसर्टेन। अब यहां पे कॉन्ट्रैक्ट देखा जाए तो लग रहा है अनसर्टेन है, बॉस हो भी सकता है, खुश हो सकता है, ना खुश हो, बट ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? इसके ऊपर डिपेंडेंट है, इवेंट के ऊपर। बेसिकली किसी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, और यहां पे इवेंट पे कंट्रोल है किसका? बॉस का। तो यहां पे दिस विल नॉट बी अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो देखो क्या करें, कोलैटरल इवेंट शुड नॉट बी पार्ट ऑफ द रेसिप्रोकल प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो इवेंट है इट शुड नॉट बी द कंसिडरेशन। मैं अगर कह रहा हूं स्विमिंग पूल बनाओगे तो 5 लाख दूंगा, तो स्विमिंग पूल बना दिया, एक इवेंट है, बट एट द सेम टाइम स्विमिंग पूल भी मेरे लिए कंसिडरेशन है। तो इवेंट अगर कंसिडरेशन है तो वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नीचे देखो क्या कर रहा है, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स दैट गुड्स वुड बी डिलीवर्ड एज एंड व्हेन दे अराइव इज नॉट अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बट इट मेरली प्रोवाइड्स अ पर्टिकुलर मोड ऑफ परफॉर्मेंस। तो देखो क्या कह रहा है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा, अगर जैसे तुम कभी किसी दुकान पे जाते हो, दुकानदार कहता है कि अभी ये सामान नहीं है, तुम घर जाओ, शाम तक आ जाएगा, मैं तुम्हारे पास घर पहुंचा दूंगा, जैसे ही सामान मेरे पास आएगा मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा, बस शाम तक आ जाएगा। तो बताओ यहां पे क्या अनसर्टेनिटी है? यहां पे क्या अनसर्टेनिटी है कि सामान आएगा या नहीं आएगा? नहीं है। उसने क्या बोला कि सामान आ जाएगा बट शाम को आएगा, और जैसे ही आएगा मैं तुम्हारे पास भिजवा दूंगा, जैसे ही मुझे मिलेगा मैं तुम्हारे पास डिलीवरी करवा दूंगा। तो वहां पे कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, पक्का है कि आ जाएगा। ठीक है, अगर ये हो जाए कि भाई अगर मुझे मिल गया ये सामान, जिसका भी पक्का नहीं है, अगर मुझे सामान मिल जाता है तो मैं भिजवा दूंगा, अदरवाइज आप कहीं और से ले लेना, तब कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, आओ इसके एसेंशियल्स पढ़ लेते हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन अ कंटिंजेंसी। ये बात तो हमें क्लियर हो गई कि ये कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर इवेंट। इवेंट मस्ट बी कोलैटरल, मतलब इंसिडेंटल टू द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन, अनसर्टेन होना चाहिए। इफ द इवेंट इज बाउंड टू हैपन, अगर पक्का है कि ये होगा ही होगा, तभी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। कंटिंजेंट इवेंट शुड नॉट बी द मियर विल ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर की सिर्फ इच्छा के ऊपर अगर डिपेंडेंट है इवेंट, तो फिर वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं। जैसे कि बॉस ने कहा था अगर मैं तुम्हारे काम से खुश हुआ, तो फिर वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाया जाएगा। आगे इसके बारे में जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं, रूल्स इजी इजी से हैं। तो सबसे पहले क्या है, सेक्शन 32 कि रूल्स रिगार्डिंग कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या कह रहा है, अगर कॉन्ट्रैक्ट है डिपेंडेंट ऑन द हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, इट इज इनफोर्सेबल व्हेन दैट इवेंट हैपेंस। जैसे हमने डिसाइड किया था कंपनी से कि अगर तुम्हारा फोन पानी में गिर जाता है, उसके अंदर पानी चल जाता है और वो खराब हो जाता है, या उसके अंदर वो गिर जाता है, फिर स्क्रीन टूट जाती है, अंदर स्पीकर टूट जाता है, कैमरा टूट जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो क्या है, कोई चीज अगर होगी, क्या होगा यहाँ पे, कोई चीज होगी। देखो किस चीज पर डिपेंड करता है इवेंट, ऑन द हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्सेबल कब होगा, व्हेन दैट इवेंट हैपेंस, जब वो फोन गिर जाएगा, पानी में गिर जाएगा या टूट जाएगा, तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्सेबल होगा। ठीक, अच्छा आगे देखो क्या, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट पर जाओ, बाकी बीच में एग्जांपल्स ही उनको पढ़ लेना। सेक्शन 30 देखो क्या कह रहा है, डिपेंडेंट ऑन नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट is enforceable when the event of that when the happening of that event becomes impossible and not before। जैसे मैंने एग्जांपल लेता कि तुम्हारी एक शिप है, बोलता ना मैंने, तुम्हारी एक शिप है और तुम्हारी वो शिप ऑस्ट्रेलिया जा रही है, तो तुमने इंश्योरेंस कंपनी से क्या कहा, अगर मेरी ये शिप वापस नहीं आई तो तुम मुझे पैसे दोगे। तो अगर ये शिप डूब गई तो क्या अब वो शिप वापस आ सकती है? नहीं। तो अब उस शिप का वापस आना क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। तो अब क्या कह सकते हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्सेबल होगा। तो इसमें नॉन हैपनिंग पर डिपेंड करता है, नॉन हैपनिंग, अगर शिप वापस नहीं आई तो ये कॉन्ट्रैक्ट कब इन्फोर्स होगा, व्हेन दैट इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल, शिप का वापस आना अब इम्पॉसिबल हो जाए, मतलब अगर शिप डूब जाए तो। ठीक, तो ये हो गया सेक्शन 33। नेक्स्ट पढ़ो सेक्शन 35। Dependent on the happening of an event within a fixed time,
इन्फोर्सेबल इफ द इवेंट हैपन्स विद इन दैट टाइम। तुमने कभी नोटिस किया है कि तुम जो अपने फोन का इंश्योरेंस लेते हो कितने टाइम का होता है? वो 1 साल का होता है। तो ये 1 साल का इंश्योरेंस जो है, इसका मतलब क्या है? 1 साल के अंदर अगर तुम्हारे फोन को कुछ होता है तो ही वो पैसा देंगे। अगर 1 साल के बाद फोन गिरे पानी में तो नहीं देंगे। 1 साल के बाद स्क्रीन टूटी तो नहीं देंगे। तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिनमें कहा जाता है कि इवेंट अगर फिक्स टाइम में होगा तभी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल होगा। ठीक है, तो वो चीज उन्होंने यहां लिख दी कि डिपेंडेंट ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विद इन अ फिक्स टाइम। तो ये इन्फोर्सेबल कब है? इफ द इवेंट हैपन्स विद इन दैट टाइम। ठीक है, आगे नेक्स्ट सेक्शन 35 क्लॉज 2, डिपेंडेंट ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विद इन अ फिक्स टाइम, on the non-happening of an event within a fixed time, enforceable if the event does not happen or becomes impossible within that time। तो सेम चीज इसमें ऐसे ले लो, शिप वाला एग्जांपल। तुमने शॉर्ट समझ से क्या कहा? अगर मेरी ये शिप वापस नहीं आई 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर अगर मेरी ये शिप वापस नहीं आई तो तुम मुझे पैसे दोगे। तो बताओ पैसा कब मिलेगा तुम्हें? 1 साल के बाद? 1 साल के अंदर अगर ये शिप वापस नहीं आई या अगर ये शिप डूब गई तो तुम्हें पैसा मिल जाएगा। तो यहां पे देखो क्या है? नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विद इन अ फिक्स टाइम, इट इज इन्फोर्सेबल इफ द इवेंट डज नॉट हैपन और बिकम्स इम्पॉसिबल विद इन दैट टाइम। तो देखो पहला पॉइंट था अगर इवेंट हो जाए तो इवेंट कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल होगा जब वो इवेंट होगा, बट इसके अंदर टाइम नहीं डाला। थर्ड पॉइंट देखो क्या कह रहा है? इवेंट के आपने हैपनिंग के लिए टाइम डाल दिया। मतलब फर्स्ट पॉइंट में भी कोई चीज हो रही है, जैसे फोन गिर के टूट रहा है, पानी में गिर रहा है, दूसरे में भी हो रहा है, गिर के टूट रहा है, पानी में जा रहा है, बट इसके अंदर कोई टाइम लिमिट नहीं डाली और थर्ड पॉइंट के अंदर टाइम लिमिट डाल दी। फिर सेकेंड पॉइंट में क्या डाला कि कोई चीज नहीं होगी अगर तो आप वो काम करोगे, तो इसके अंदर टाइम लिमिट नहीं डाली। और फोर्थ पॉइंट में क्या कहा? अगर कोई चीज ना हो बट इसके अंदर टाइम लिमिट डाल दी कि भैया विद इन 1 ईयर, विद इन 5 ईयर्स, विद इन 2 ईयर्स, कुछ भी। ठीक है, और लास्ट है हमारा कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फिफ्थ पॉइंट कह रहा है अगर कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है ऑन द कंडक्ट ऑफ अ पर्सन, किसी पर्सन के बिहेवियर पे डिपेंड करता है तो इट इज डिपेंडेंट ऑन द फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ पर्सन acting in a particular way, enforceable if that person acts in that way, or the future conduct of any person is considered impossible if that person does something which makes it impossible to perform in the given circumstances। ठीक है, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट किसी के एक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल कब होगा? जब वो आदमी उन एक्शंस को कर दे जिन एक्शंस के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट की पॉसिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना। जैसे तुम्हारी मम्मी अगर हाँ बोल देंगी तभी तुम खरीदे थे वो बेडशीट। परचेज मैनेजर कब खरीदा था लैपटॉप्स? जब आईटी टीम अप्रूव कर रही थी। तो वही चीज है कि जब वो एक्शन जिसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट होगा वो एक्शन जब हो जाए तभी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या लग रहा है? व्हेन इवेंट टू बी डीम्ड इम्पॉसिबल इफ इट इज द फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन। क्या कह रहा है? इफ a contract is contingent upon how a person will act at an unspecified time, the event shall be considered to become impossible when such person does anything which renders it impossible that he should so act within any definite time or otherwise than under circumstances। लंबी चौड़ी कहानी को नीचे के एग्जाम्पल से समझो। A agrees to pay B a sum of money if B marries C। A ने B से क्या कहा कि B अगर तेरी सी से शादी हो गई ना तो मैं तुझे पैसे दूंगा। हुआ क्या? सी ने डी से शादी कर ली। बताओ क्या अब बी और सी की शादी हो सकती है? नहीं। तो क्या ए को पैसे देने पड़ेंगे बी को? नहीं। द मैरिज ऑफ बी टू सी मस्ट नाउ बी कंसिडर्ड इम्पॉसिबल ऑल्दो इट इज पॉसिबल दैट डी में डाई एंड दैट सी में आफ्टरवर्ड्स मैरी बी। बट इसके अंदर हम क्या मानेंगे कि भाई क्योंकि अब सी की शादी डी से हो गई है तो अब बी की शादी सी से नहीं हो सकती, तो ए को पैसे नहीं देने पड़ेंगे बी को। ठीक, नेक्स्ट 5वां पॉइंट, डिपेंडेंट ऑन एन इम्पॉसिबल इवेंट इज वॉइड एब इनिशियो। अगर कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है एक ऐसी चीज जो इम्पॉसिबल है, जो होगी ही नहीं,
तो फिर वो क्या है, वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। अगर कॉन्ट्रैक्ट में मैं लिख दूं कि अगर तुम इस मरे हुए आदमी को जिंदा कर दोगे तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक इम्पॉसिबल इवेंट पर डिपेंड करता है, तो ये हो गया वॉइड। या मैं कह रहा हूं अगर कोई मिल गया कि फिल्म वाला जादू आके मुझसे मिलता है, मुझे शक्तियां देता है, तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तो क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया ऑन एन इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, नेक्स्ट। तो वेजरिंग एग्रीमेंट और कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या है? वेजरिंग हमने पिछली क्लास से पढ़ लिया था, पिछले चैप्टर में पढ़ा था हमने, जल्दी से पढ़ लेते हैं। वेजरिंग क्या है, वॉइड है। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड है। वेजरिंग में एक दूसरे को रेसिप्रोकल प्रोमिसेस होते हैं, मैं तुम्हें कुछ पैसा दूंगा अगर इंडिया मैच जीतेगी, अगर नहीं जीती तो तुम कुछ पैसा दोगे, मतलब डिपेंड करता है क्या, दोनों एक दूसरे को रेसिप्रोकल प्रॉमिस करते हैं कि भैया मैं जो प्रॉमिस करता हूं वही प्रॉमिस तुम करते हो। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट मे नॉट कंटेन रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, इसके अंदर जरूरी नहीं कि आप एक दूसरे को रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस करो। इन ए वेजिंग एग्रीमेंट पार्टीज हैव नो इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये बात हमने वहां पर भी पढ़ी थी कि कंटिजेंट वेजिंग एग्रीमेंट में पार्टीज का पैसे जीतने या हारने के अलावा कोई और इंटरेस्ट नहीं होता। ठीक है, बट कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में पार्टीज का कॉन्ट्रैक्ट में किसी चीज में इंटरेस्ट होता है, सब्जेक्ट मैटर में किसी ना किसी तरह से इंटरेस्ट होता है। जैसे तुमने अपने फोन का इंश्योरेंस लिया तो तुम्हारा अपना फोन में इंटरेस्ट है ना, कि अगर फोन गिर के टूट गया तो तुम्हारा डेटा नुकसान हो जाएगा, तुम्हारे फोटोज वगैरह चल जाएंगी, तुम्हारा जो भी काम है चला जाएगा। तो क्या कह रहे हो, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में ईदर पार्टी मतलब दोनों में से किसी एक पार्टी का इंटरेस्ट होगा सब्जेक्ट मैटर में, बट वेजरिंग में पैसे जीतने या हारने के अलावा कोई इंटरेस्ट नहीं। बताओ, बारिश में शर्त लगा ली, तुम्हारा कोई इंटरेस्ट है बारिश में, किसान हो तुम नहीं ना, तो फिर वहां पे क्या है, बस बिना बात की शर्त लगा ली, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ पैसे जीतने का वो आपका इंटरेस्ट है और कोई इंटरेस्ट नहीं है। इन अ वेजरिंग एग्रीमेंट द फ्यूचर इवेंट इज द सोल डिटर्मिनिंग फैक्टर, वेजरिंग में जो फ्यूचर का इवेंट है वही मेन फैक्टर है जिसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है। बट कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में फ्यूचर इवेंट इज ओनली कोलैटरल एंड इंसिडेंटल। कोलैटरल मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट के साथ जुड़ा हुआ है, कोलैटरल अलग से है, बट ये कॉन्ट्रैक्ट का मेन चीज नहीं है, मेन चीज कुछ और होगी, मेन चीज होगी कुछ कि भैया अगर ये हो जाता है तो पैसे मिलेंगे, अगर ये हो जाता है वो हो जाता है तो पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो वो क्या है, कोलैटरल है, मेन चीज नहीं है। बट वेजरिंग में वो फ्यूचर इवेंट ही मेन फैक्टर है जिसके ऊपर पूरा कॉन्ट्रैक्ट टिका हुआ है। आगे, एवरी वेजरिंग एग्रीमेंट इज ऑफ कंटिजेंट नेचर, मतलब ऐसे समझो, एवरी वेजरिंग एग्रीमेंट इज कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, बट एवरी कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ वेजरिंग एग्रीमेंट। आ रहा समझ? एवरी वेजरिंग इज ऑफ कंटिजेंट नेचर, जो सट्टा लगा रहे हो, क्रिकेट मैच में सट्टा लगा रहे हो, बारिश में सट्टा लगा रहे हो, बारिश होगी या नहीं होगी, वो भी क्या है, कंटिजेंट है। बट सारे कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो सट्टा नहीं होते। ठीक है, सारे कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट सट्टा नहीं होते, बट सारे वेजिंग एग्रीमेंट्स कंटिजेंट नेचर के होते हैं। नेक्स्ट अगला देखो, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। तो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स कवर हो गया, अब हम आते हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स पे। तो देखो ये वर्ड जो है क्वाजी, क्वाजी का मतलब होता है सिमिलर टू। ठीक है, तो अगर मैं ये वर्ड क्वाजी हटा दूं तो क्या बोलेंगे हम इसको, सिमिलर टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो देखो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आप कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली में करते नहीं हो, किसी के साथ जाके कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, बट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है अपने आप से अपना ही। लॉ आपके बीच में, दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना देता है, भले ही आपने बनाने की कोशिश भी ना करी हो। वो कहां होता है, जहां पे आपके साथ या किसी दूसरी पार्टी के साथ इनजस्टिस हुई है, गलत हुआ है, तो जस्टिस बनाने के लिए, इक्विटी बनाने के लिए, गुड कॉन्शियंस बनाए रखने के लिए सरकार जबरदस्ती, ये लॉ जबरदस्ती आपको एक कॉन्ट्रैक्ट में बांध देता है। ठीक है, जैसे तुम अगर यहां से चल के क्लास से जा रहे हो बाहर आज, ठीक है, और जाते जाते फॉर एग्जांपल तुम्हारी जेब से तुम्हारा वॉलेट गिर गया, ठीक है, जिसको पड़ा मिला, क्या वो तुम्हारे को वो अपना तुम्हारा वो वॉलेट वापस करेगा? नहीं। क्या कहेगा, तुम्हारी जेब से गिरा, अब मुझे मिल गया, अब तो ये मेरा हो गया, क्योंकि जिसको पड़ा वो मिला वो उसका है। तो क्या उसको रखना चाहिए? वो
नहीं, पर वो वापस तो देगा नहीं जब तक उससे जबरदस्ती न करवाई जाए। अब जबरदस्ती का मतलब एक तो ये है कि उसकी लठ लेके ठुकाई कर दो, है लठ ले लो, डंडा ले लो, गोली मार दो उसको, एक तो ये। या फिर दूसरा है काम कानूनी तौर से करो। तो कानूनी तौर से करने का मतलब क्या है, जबरदस्ती कानूनी तौर पे उससे वो सामान वापस दिलवाओ। तो एक्ट ने क्या बोला कि हम इससे मार पिटाई नहीं करेंगे, हम इससे कानूनी तौर पे वापस लेंगे, हम इसको एक कॉन्ट्रैक्ट में बांध देंगे, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में, जहां पे इसको अब जबरदस्ती इसकी ड्यूटी बना दी जाएगी कि इसको तुम्हें वापस करना पड़ेगा। सर कॉन्ट्रैक्ट में तो ऑफर होता है, एक्सेप्टेंस होती है, एक कंसिडरेशन होता है। वो ऑफर थोड़ी करेगा हमें वापस करने का जिसको हम एक्सेप्ट कर लें, या अगर वो हमें वापस दे रहा है हमारा पैसा तो बदले में हम थोड़ी उसको कुछ दे रहे होंगे। तो यहां पे लॉ ये कहता है कि क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो इसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए वो चीजें नहीं हैं, फिर भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा। ठीक है, इसके अंदर ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज हो सकता ना हो, बट इसके अंदर सारी चीजें वो लगी जो एक एक्ट के अंदर होती हैं, और सामने वाले की ड्यूटी बनेगी कि तुम्हारा वो पर्स वॉलेट वापस करेगा वो। ठीक है, तो देखो क्या है, द टर्म क्वाजी मीन्स एज इफ और सिमिलर टू। ठीक है, a quasi contract is similar to a contract. Just like a contract, it also creates legal obligations, but the legal obligations created by quasi contract do not rest on any agreement but are imposed by law. It is therefore contractual in law but not in fact. अगर factually देखोगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि ऑफर एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन ये चीजें कुछ नहीं होंगी, बट फिर भी इट इज कॉन्ट्रैक्चुअल इन लॉ, लॉ ने उसको कॉन्ट्रैक्ट बना दिया है, फैक्चुअली वो नहीं है। A quasi contract can be defined as a fictional contractual obligation created by law in certain circumstances. तो लिख रहा है in reality it is not a contract since the essential elements of a contract like offer and acceptance, lawful consideration etc. are not present. ये सब नहीं है, बट क्या है, it is an obligation which the law creates in the absence of an agreement. अब ये क्यों किया जाता है, ताकि क्या रहे, इक्विटी रहे, गुड कॉन्शियंस रहे, जस्टिस रहे। तो उसको क्या बोलते हैं, एक्स इक्विको बोनो, इन जस्टिस एंड फेयरनेस। तो अगर आपके पास कोई सामान आ गया है या आपका सामान किसी पास चला गया है जो वो डिजर्व नहीं करता, तो इक्विटी और गुड कॉन्शियंस में आपको वो नहीं रखना अपने पास, और उसको आपको क्या करना है, वापस करना है जिसको भी वो बिलोंग करता है। ठीक है, आगे बढ़े। अब बेसिस ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस क्या है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियंस। दे एम एट प्रिवेंशन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। अनजस्ट एनरिचमेंट को प्रिवेंट करता है। अनजस्ट एनरिचमेंट का मतलब क्या है, नो मैन शैल बी अलाउड टू एनरिच हिमसेल्फ एट द कॉस्ट ऑफ अनदर। किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचा के, दूसरे इंसान का खर्चा करवा के कोई एक आदमी अपना फायदा नहीं करवाना, किसी को नहीं करवाना चाहिए, इसको बोलते हैं अनजस्ट एनरिचमेंट। कि भैया फॉर एग्जांपल मैं अपना फायदा करवाने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हारा खर्चा करवा के, और जो फायदा मैं डिजर्व नहीं करता, तो उसको क्या बोलेंगे हम, अनजस्ट एनरिचमेंट। ठीक है, तो फीचर्स ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सच अ राइट इज ऑलवेज अ राइट टू अ मनी एंड जनरली टू अ लिक्विडेटेड सम ऑफ मनी। ये ज्यादातर अधिकार किस चीज का होगा, एक पैसों का, कि तुम्हारा वॉलेट गिर गया, तुम्हारा कुछ फोन चला गया, किसी के पास फोन खो गया, तुम्हारा फोन किसी को पड़ा हुआ मिल गया, तो इट इज ऑलवेज अ राइट टू मनी एंड टू अ लिक्विडेटेड सम ऑफ मनी। लिक्विडेटेड सम ऑफ मनी मतलब कैश या बैंक से जो पैसा जो होता है वो वाला। इट डज नॉट अराइज फ्रॉम एनी एग्रीमेंट। यहाँ पे पार्टीज के बीच में ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन नहीं होगा। पढ़ा था ना हमने चैप्टर नंबर 1 में, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या बनता है, प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसेंट क्या बनता है, अग्रीमेंट। तो वही कह रहा है, इट डज नॉट अराइज फ्रॉम अग्रीमेंट। इसके अंदर ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन नहीं होती, बट इट इज इम्पोज्ड बाय लॉ। इट इज अ राइट विच इज अवेलेबल नॉट अगेंस्ट ऑल द वर्ल्ड बट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन और पर्सन्स ओनली। तो तुम्हारा अगर मोबाइल किसी को पड़ा हुआ मिल जाता है, तो तुम क्या सारी दुनिया से जाके कह सकते हो कि मेरे मोबाइल दो वापस, या उसी इंसान से कहोगे जिसको पड़ा हुआ मिला है, जिसे पड़ा हुआ मिला उसी से कहोगे ना। तो वही कह रहा है, आपके पास अधिकार है, किसके पास आएगा,
पूरी दुनिया के अगेंस्ट नहीं आएगा, बट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन और पर्सन्स ओनली। और लास्ट, डैमेजेस कैन बी क्लेम्ड फॉर ब्रीच ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्चुअल राइट। अगर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जाएगा तो आप कॉम्पेंसेशन ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा पर्स किसी को पड़ा हुआ मिल गया और उसने तुम्हारे पैसे जो थे खर्च कर दिए, तो तुम उससे वो पैसे वापस ले सकते हो। तुम्हारा मोबाइल उसने किसी और को बेच दिया, बेच के पैसा कमा लिया, तो वो तुम पैसा उससे वापस ले सकते हो। तुम्हारा कोई भी नुकसान एक्स्ट्रा हुआ है वो भी नुकसान तुम रिकवर कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स। तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स के टाइप क्या है? तो सबसे पहले क्या कह रहा है? क्लेम फॉर नेसेसरीज सप्लाइड टू पर्सन्स इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। सेक्शन 68, ये सेक्शन 68 क्लेम फॉर नेसेसरीज, ये हमने एक बार पहले भी पढ़ा है। इसको एक बार नजर मारो, याद आएगा शायद कि हमने ये चीज पहले भी पढ़ रखी है। याद आ रहा होगा, हस्बैंड, वाइफ, सन, डॉटर। याद आ रहा हो? तो मैंने बोला था हस्बैंड वर्क जॉब करता जाके, बीवी घर पे घर संभालती है, बच्चे स्कूल जाते हैं। और हुआ क्या, हस्बैंड का एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया और हस्बैंड अब बेड पे आ चुका है और वो अपनी बीवी बच्चों का ध्यान, मतलब अब जॉब नहीं कर पा रहा है, बेसिकली अब वो जा नहीं सकता जॉब पे ले। ठीक है। अब इन सब की देखभाल कौन कर रहा है? ब्रदर ऑफ एच। एच का भाई क्या कर रहा है? एच का भी ध्यान रख रहा है और इसके बच्चों का भी ध्यान रख रहा है। तो देखो, एच क्या हो गया? इनकेपेबल पर्सन हो गया, है कि नहीं? हमने पढ़ा है ना, इनकेपेबल पर्सन होते हैं चैप्टर नंबर 4 में। तो एच क्या हो गया? इनकेपेबल पर्सन हो गया। इस इनकेपेबल पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट है ये सारे लोग। तो इन सभी की देखभाल कौन कर रहा है? ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? ये इन सभी को प्रोवाइड कर रहा है नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। नेसेसिटीज ऑफ लाइफ क्या क्या होती है? क्या क्या होती है? अमिताभ बच्चन ने बता दिया था, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान। मकान को बोलते हैं शेल्टर। तो अगर एक इनकेपेबल पर्सन को एंड उसके ऊपर जो डिपेंडेंट लोग हैं उनको बेसिक नेसेसिटीज कोई थर्ड पर्सन प्रोवाइड कर रहा है, तो इस थर्ड पर्सन को, इसको, ब्रदर ऑफ एच को, जो भी ये पैसा खर्च कर रहा है इनकी नेसेसिटीज के लिए, वो पैसा मिलेगा। किससे मिलेगा? उस इनकेपेबल पर्सन की प्रॉपर्टी से। ठीक है। तो ये बात हमने चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ी थी। वहां पे हमने माइनर के लिए भी डिस्कस किया था। मैंने बताया था कि एक माइनर छोटा बच्चा मान लो खो गया और वो तुम्हें मिल गया। छोटा बच्चा कहीं पे घूम रहा था, तुम्हें मिल गया, और जैसे बजरंगी भाईजान में सलमान खान ने बचाया था, तुम भी उसको अपने पास रख रहे हो, उसको खाना पानी खिला रहे हो। तो तुमने उस बच्चे को जितने भी दिन अपने पास रखा, तुम्हें उसका पैसा मिलेगा। किससे मिलेगा? उसके माँ बाप से नहीं, उसके माँ बाप से नहीं मिलेगा। तुम्हें वो पैसा मिलेगा उस बच्चे की प्रॉपर्टी से, उस इनकेपेबल पर्सन की प्रॉपर्टी से मिलता है पैसा। तो यहां पे भी देखो, इनकेपेबल पर्सन हो गया एच, इसकी प्रॉपर्टी से मिलेगा, और इस इनकेपेबल पर्सन के ऊपर जो डिपेंडेंट है लोग, इनके ऊपर भी जो खर्चा किया जा रहा है वो कौन पे करेगा? इनकेपेबल पर्सन की प्रॉपर्टी से। ठीक है। एक्स्ट्रा नहीं लेगा। जो बेसिक नेसेसिटीज जो ये प्रोवाइड कर रहा है, बेसिक नेसेसिटीज, उनका पैसा रिकवर कर सकता है। नहीं सर, जैसे कि ब्रदर इन लॉ एज जॉब काम कर रहा है सर, क्या जैसे काम कर रहा है, किन क्या? सर ये संभाल लेगा, काम कर रहा है अपना, जैसे कि जॉब कर रहा है, सब कुछ छोड़ दिया है इस टाइप। किसने? ब्रदर एच। तो अब इसको भी कोई संभालेगा फिर। ठीक है, अगर उसने भी जॉब छोड़ दी है ना,
अगर उसने भी जॉब छोड़ दी इनका ध्यान रखने के लिए, तो इसको भी कोई ध्यान, इसका भी कोई ध्यान रखता हुआ मिलेगा कुछ दिनों में। प्रॉपर्टी है सर। तुझे क्या फिर उसको कैसे भी करे, वो कहीं से भी ध्यान रखे। अगर तू कह रहा है वो अपना घर बार छोड़ के इनके साथ ध्यान रख रहा है, तो फिर उसका क्या ध्यान रखेगा नालायक? वो भी कुछ कर रहा होगा तभी तो वो पैसा दे पा रहा है इनके लिए। तू कह रहा है इनके पास, इसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, तो कहां से आई प्रॉपर्टी? आसमान से टपकी थी? कहां से आई थी? काम कर रहा था, तो कोई काम पागल है तेरे जैसा ही होगा जो अब आ गई प्रॉपर्टी तो काम छोड़ के बैठ जाएगा नालायक। नहीं सर, समझ गए। हाँ क्या बोल बोल सवाल बोल। मैं बोल रहा था सर, इन इन तीनों को देखभाल करने के कुछ अपना अलग से चार्ज दे सकता है या नहीं? तो ले तो रहा है जो इनको नेसेसिटीज प्रोवाइड कर रहा खर्च है, करा कोई भी लाया। और क्या एक्स्ट्रा पैसे कुछ नहीं मिलेंगे। तू कह रहा है कि भाई मैं इनका ध्यान रख रहा हूं तो मुझे सैलरी दो। हाँ ये नौक मैं बोल रहा। नौकर लग रहा है, नौकर है ये इनका, क्या इसने इसको नौकरी पर रखा है? फिर सैलरी जहां वहां वहां मिलती है जहां एक एम्प्लॉयर हो और एक एम्प्लॉय हो। क्या ये एम्प्लॉयर है इसका? नहीं, तो फिर कैसे मिल जाएगी? नेक्स्ट, राइट टू रिकवर मनी पेड फॉर अनदर पर्सन। अगर आपने किसी दूसरे इंसान के लिए पैसा पे कर दिया, जो पैसा पे करना किसी और का जिम्मा था, तो आप उस इंसान से वो पैसा रिकवर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको अपना इंटरेस्ट बचाना था, तो अपना इंटरेस्ट बचाने के लिए आपने किसी और का फायदा कराया या किसी और के बिहाफ पे पेमेंट कर दी। तो देखो ऐसे समझो, ये हूं मैं, ठीक है, और यहां पे जो कोचिंग का रेंट है ये जिम्मेदारी मेरी है कि मुझे रेंट पे करना है, ठीक है। तो हुआ क्या, फॉर एग्जांपल मान लो यहां पे एक दूसरे कोई टीचर है जो जॉब पे है, मान लो टीचर का नाम है पंकज, ठीक है, और ये है टीचर, मैं हूं ओनर, ठीक है। अब क्या हुआ कि मुझे किसी काम से बाहर जाना पड़ गया और मैं अपनी कोचिंग का रेंट नहीं दे पाया उस समय पे, ठीक है। तो जो लैंडलॉर्ड है वो आता है और यहाँ पे पंकज सर पढ़ा रहे थे, उनसे क्या कहता है कि कहाँ है अभिजीत सर? उसने बोला, पंकज सर ने बोला कि वो तो अभी बाहर गए हैं, वापस कब आएंगे पता नहीं। तो लैंडलॉर्ड बोलता है यार वो मेरा रेंट दे के नहीं गए। तो पंकज सर कहते हैं कि पता नहीं सर, आप बात कर लो उनसे। तो पंकज सर कहते हैं कि लैंडलॉर्ड कहता है मैं बहुत दिनों से उनको फ़ोन करने की कोशिश कर रहा हूँ, उनका फ़ोन नहीं मिल रहा है, तो आप या तो आज मेरा किराया दे दो, नहीं तो मैं आज ताला लगा दूंगा यहाँ पे और बंद कर दूंगा काम आपका, ठीक है। तो मैं बाहर हूँ, पंकज सर मुझे कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा नेटवर्क नहीं मिल रहा, मैं कांटेक्ट नहीं कर पा रहा, तो पंकज सर से ना लैंडलॉर्ड से, ठीक है। पीछे से लैंडलॉर्ड ने पंकज को धमकी दे दी कि या तो आप ये रेंट चुका दो, नहीं तो मैं कोचिंग बंद कर दूंगा। अब क्या हुआ, पंकज को, जो पंकज सर है, इनको क्या दिख रहा है कि अगर कोचिंग बंद हो गई तो क्या इनको सैलरी मिलेगी? नहीं, इनका काम ठप हो जाएगा। तो अपना काम ठप हो सकता है, इस डर में वो क्या कर रहे हैं, रेंट की पेमेंट कर देते। उन्होंने रेंट पे कर दिया और लैंडलॉर्ड चला गया खुश होके कि भैया मुझे मिल गया किराया मेरा। अब मैं कुछ दिन बाद वापस आ जाता हूँ। मैंने पंकज मुझसे क्या कहता है कि सर आप कहाँ थे? मैंने कहा यार काम से गया हुआ था, बिजी था, फ़ोन का नेटवर्क भी नहीं था। पंकज कहता है कि चलो कोई बात नहीं सर, आप पीछे से ना लैंडलॉर्ड आया था, तो लैंडलॉर्ड ने रेंट मांगने की बात करी थी और धमकी दे रहा था कि अगर काम नहीं किया, रेंट पे नहीं करा तो वो कोचिंग बंद कर देगा। तो क्योंकि कोचिंग आपकी थी, बंद ना हो, तो मैंने रेंट पे कर दिया है, तो प्लीज़ आप मुझे अब रेंट पे कर दो। मैं कहता हूँ तुमने रेंट क्यों पे किया? कह रहा कि सर वो तो बंद करने की बात कर, धमकी दे रहा था। मैं कहता हूँ ठीक है, अब तुमने दिया तुम करो, मुझे तो इस बार रेंट देना नहीं था, या मुझे इस बार बात करनी थी कुछ लैंडलॉर्ड से, या कुछ भी करना था। मैंने कहा अब तुमने अपनी मर्जी से दिया है, मैं वापस नहीं करूँगा। तो सवाल यह है कि क्या पंकज मुझसे रेंट रिकवर कर सकता है? जो उसने रेंट पे करा है लैंडलॉर्ड को, क्या पंकज मुझसे वो रेंट रिकवर कर सकता है? कर सकता है। पंकज मुझसे ये पैसा रिकवर कर सकता है।
देखो, पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? मेरी थी। पे किसने किया? पंकज ने। पंकज ने क्यों पे किया? पंकज ने क्यों पे किया? बंद ना हो जाए। बंद ना होने से क्या होगा? अगर बंद हो जाता तो क्या होता? उसको सैलरी नहीं मिलती। अपनी खुद का इंटरेस्ट बचाने के लिए उसने किसी और का पैसा पे करा, किसी और की ड्यूटी का पैसा उसने पे करा, तो वो फिर पैसा रिकवर कर सकता है मुझसे। अब ये सेंटेंस पढ़ो, क्या लिखा है? अ पर्सन हु हैज पेड अ सम ऑफ मनी विच अनदर इज ऑब्लाइज्ड टू पे is entitled to be reimbursed by that other person provided the payment has been made by him to protect his own interest. अपना खुद का इंटरेस्ट बचाने के लिए अगर एक थर्ड पार्टी ने पेमेंट कर दी है तो वो पेमेंट रिकवर कर सकता है उस पार्टी से जिस पार्टी की ड्यूटी थी एक्चुअल में पेमेंट करने की। ठीक है, तो देखो इसकी कंडीशंस क्या है? पेमेंट शुड बी मेड बोनाफाइड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वंस इंटरेस्ट। बोनाफाइड मतलब गुड फेथ में पेमेंट करिए और अपना खुद का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए। पेमेंट शुड नॉट बी अ वॉलंटरी वन। अगर आपने पेमेंट अपनी इच्छा से करी है, वॉलंटरीली पेमेंट करी है, तो याद रखना मैंने पहले बताया था, अगर आप कोई चीज वॉलंटरीली करोगे उसका पैसा कभी भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे पेमेंट वॉलंटरी नहीं होनी चाहिए, अपनी इच्छा से नहीं, मजबूरी में अपना हिस्सा, अपना इंटरेस्ट बचाने के लिए पेमेंट की गई है। और तीसरा, द पेमेंट मस्ट बी सच एज द अदर पार्टी वॉज बाउंड बाय लॉ टू पे। पेमेंट आपने वो करी है जो किसी और की लीगल ड्यूटी थी पे करने की। ठीक है, नेक्स्ट, ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट्स ऑफ नॉन ग्रेचुइटस एक्ट। देखो, इमेजिन करो ये सिचुएशन, देखो ये हो तुम, इधर देखो ये हो तुम, ठीक है, तुम्हें मम्मी ने शाम को कहा कि जा बेटा दूध ले आ, क्योंकि सुबह चाहिए होता है दूध, चाय के लिए चाहिए होता है, तुम भी पीते हो तो दूध ले आ जाके। ठीक है, तो तुम गए और तुमने एक थैले में दूध लेके घूम रहे हो, दूध का पैकेट है इसके अंदर। ठीक है, अब क्या हुआ, तुम चलते चलते तुम्हें दिख गया अपना एक दोस्त, सब मार्केट से वापस आ रहे थे, तुम्हें अपना दोस्त मिल गया, तो तुम अपने दोस्त के साथ निकल पड़े घूमने और उसके घर चले गए। ठीक है, तो अब तुम और तुम्हारा दोस्त BFF घर पे बैठे हैं, दूसरे के गप्पे पे लगा रहे हो। ठीक है, और फिर क्या हुआ, 8 बज गए, तुम अपने घर निकल लिए, लेट हो गया, 8 बज गए, अपने घर की तरफ निकल पड़े। ठीक है, और हुआ क्या, तुम ये दूध का पैकेट जो था ये अपने दोस्त के घर पे ही भूल गए। तुम्हारा हाथ काट दिया मैंने, रुक जाओ। दूध का पैकेट जो था ये तुमने अपने दोस्त के घर पे ही छोड़ दिया। ठीक है, और वहां से चले गए, अपने घर चले गए। हुआ क्या, ये जो दूध के पैकेट्स थे, तुम्हारे दोस्त ने देखा अबे दूध का पैकेट कहाँ से आया, उसको पता ही नहीं कि तुम दूध का पैकेट लेके घूम रहे थे। तो तुमने क्या किया, तुम्हारे दोस्त ने क्या किया, ये दूध अपनी बिल्ली को पिला दिया। उसके पास एक बिल्ली थी, बिल्ली को सारा दूध चटा दिया कि बिल्ली ले आ तेरी पार्टी, तू भी क्या याद रखेगी। उसने सारा दूध बिल्ली को पिला दिया। अब तुम घर पहुंचे, मम्मी ने कहा दूध कहाँ है, तुमने कहा ओ मम्मी दूध तो रह गया। तुम वापस भागे गए और दोस्त के पास गए और क्या कहते हैं, अरे यार वो ना मैं तेरे घर दूध का पैकेट भूल गया था, वो ला दियो जरा नीचे। दोस्त कह रहा है दूध तो चट हो गया भाई, दूध तो मेरी बिल्ली पी गई। तुम कह रहे हैं, कह रहे हाँ यार दूध तो बिल्ली पी गई, मैंने को पता नहीं था तेरा दूध का पैकेट है, मैंने अपनी बिल्ली को पिला दिया सारा दूध। तो अब तुम क्या कह रहे हो, अबे यार मम्मी मारेगी मुझे, अब तू ला के दे मुझे दूध का पैकेट। तूने क्या सोचा, अपने आप से दूध आ गया तेरे घर पे ऐसी है, तू मेरे को पैसे दे, मैं दूध लाऊंगा, नहीं तो मेरी मम्मी मुझे मारेगी। तुम्हारा दोस्त तुम्हें पैसे देने से मना कर रहा है, क्या तुम अपने दोस्त से दूध का पैसा रिकवर कर सकते हो? वो तो मना कर रहा है, नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं, तुम अपने दोस्त से पैसा रिकवर कर सकते हो। बताओ, क्या तुमने ये दूध का पैकेट इंटेंशनली उसके घर पे छोड़ा था?
नहीं, अपनी इच्छा से नहीं छोड़ा था, गलती से बाय मिस्टेक तुम भूल गए, तो एक इसको क्या बोलते हैं, दिस इज अ नॉन ग्रेचुइटस एक्ट, नॉन ग्रेचुइटस बोलते हैं वैसे तो, नॉन ग्रेचुइटस एक्ट मतलब एक ऐसा एक्ट, एक ऐसा काम जो आपने अपनी इच्छा से नहीं किया। क्या तुम दोस्त के लिए लाए थे कि ले यार मैं तेरे लिए आज दूध का पैकेट ले आया, तो अपनी बिल्ली को पिला दियो? नहीं ना, तो तुमने जानबूझ के नहीं, इंटेंशनली नहीं, अनइंटेंशनली एक एक्ट किया, उस एक्ट का बेनिफिट तुम्हारे दोस्त ने ले लिया, वो एक्ट जो था उस एक्ट का बेनिफिट, एडवांटेज दोस्त ने ले लिया, तो तुम्हारा दोस्त अब तुम्हें वो दूध के पैकेट के पैसे पे करेगा। तो देखो, वेयर अ पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग फॉर अनदर पर्सन और डिलीवर्स एनीथिंग टू हिम not intending to do so gratuitously and such other person enjoys the benefit, the latter is bound to make compensation to the former in respect of or to restore the thing so done or delivered. तो क्या कह रहा है, where a person lawfully does anything for another person, या तो आपने किसी के लिए lawfully कोई चीज, कोई काम करा है, या फिर कोई चीज डिलीवर करी है, not intending to do so gratuitously, आपने किसी को कोई चीज डिलीवर करी पर आपको इच्छा नहीं था कि उसको ग्रेचुइटसली करो, आपकी इच्छा नहीं थी, आपका इच्छा था कि आप उसके बदले या तो पैसे लोगे या आप बाय मिस्टेक किसी के सामान, किसी घर पे कोई चीज छोड़ के चले गए हो, और दूसरे इंसान ने एंजॉय कर लिया है उसका बेनिफिट, तो द लैटर, लैटर मतलब जिसने बेनिफिट एंजॉय किया, जिसका नाम लेटर है, लैटर मतलब जिसका नाम बाद में दिया गया है, उस इंसान को क्या करना है, इज बाउंड टू मेक कॉम्पेंसेशन टू द फॉर्मर, फॉर्मर कौन, जिसका नाम पहले दिया गया है, तो पहले कौन था, तुम जिसने काम किया था या अनइंटेंशनली सामान डिलीवर किया था, in respect of the thing done or to restore the thing so done or delivered. ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, it thus follows that for a suit to proceed, अगर आपको केस में जीतना है तो क्या प्रूव करना पड़ेगा, प्लेंटिफ को, प्लेंटिफ मतलब जिसने केस किया है उसको क्या प्रूव करना पड़ेगा, that he had done the act or had delivered the thing lawfully, he did not do so gratuitously and the other person has enjoyed the benefit. तो नीचे एक एग्जाम्पल है, देखो, ए लीव्स गुड्स एट बीज हाउस बाय मिस्टेक, बी टीट्स द गुड्स एज हिज ओन, ही इज बाउंड टू पे फॉर देम टू ए सेव्स बीज प्रॉपर्टी फ्रॉम फायर, ए इज नॉट एंटाइटल्ड टू कॉम्पेंसेशन फ्रॉम बी इफ द सर्कमस्टेंसेस शो दैट ही इंटेंडेड टू एक्ट ग्रेचुइटसली। किसी के घर में आग लग रही है और तुम वो आग बुझाने पहुंच गए, ठीक है, आग बुझा दी, तो तुमसे उसने कहा था आग बुझाने के लिए, नहीं, तुम अपनी इच्छा से गए भागे भागे, आग लग रही बुझाने, तो अब अगर तुम उससे कहो कि भाई देख मैंने तेरे सामान पे आग लगने से बचाई, तेरे घर को आग लगने से बचाई, मुझे कुछ कॉम्पेंसेशन दे दे, तो उसके कॉम्पेंसेशन देना नहीं बनता। एक ही सिचुएशन बनता है अगर वो प्रॉमिस कर दे तुम्हें कि हाँ मैं तुम्हें पैसा दूंगा इस बात के लिए, और ये बात वो राइटिंग में दे दे तुम्हें, क्योंकि उसने ये चीज, तुमने ये चीज पास्ट में करी है और एक वॉलंटरी वर्क है, तो पास्ट में किए गए वॉलंटरी सर्विसेज का पैसा तभी मिलेगा जब सामने वाला बंदा आपको प्रॉमिस कर दे इन राइटिंग कि आपको पैसा कॉम्पेंसेशन कुछ देगा। और लास्ट, फिर खत्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फाइंडर ऑफ गुड्स, नहीं एक और है इसके अंदर, देखो, ये हो तुम, ठीक है, तुम्हारा एक मोबाइल है और तुम अपना मोबाइल यूज कर रहे थे, तुम्हारी जेब में था तुम्हारा मोबाइल, तुमने देखा होगा कई बार जीन्स की या ट्राउजर्स की कोई भी पॉकेट थोड़ी लूज हो जाती है और बैठ जाते हो और वो गिर जाती है, ठीक है, तो ऐसे ही तुम्हारा मोबाइल कहीं गिर गया, अरे फिर हाथ कट जाएगा, तुम्हारा मोबाइल कहीं गिर गया, ठीक है, अब तुम्हारा ये मोबाइल किसी को पड़ा हुआ मिल गया, मान लो पंकज को ये मोबाइल पड़ा हुआ मिल गया, ठीक है, तो तुम क्या चाहते हो, पंकज तुम्हारे मोबाइल के साथ कैसे बर्ताव करे, उसको ऊपर से नीचे गिराए, कैच कैच खेले उसके साथ, क्या करे, पहली बात तो सामान का वैसे ध्यान रखे जैसे अपने मोबाइल का ध्यान रखता है, उसके पास अपना मोबाइल है उसका भी तो ध्यान रखता होगा, तो सामान का वैसे ध्यान रखे जैसे वो अपने मोबाइल का सामान, अपने सामान का ध्यान रखता है। फिर दूसरा क्या करे, तुम्हें ढूंढने की कोशिश करे, है ना, तो पहली ड्यूटी क्या है, सामान की देख रेख करे,
दूसरा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि तुम्हें ढूंढने की कोशिश करे, ठीक है, और अगर तुम मिल जाओ तो तुम्हारे को मोबाइल वापस कर दे, ठीक है। तो जो ड्यूटी है ऑफ द फाइंडर ऑफ गुड्स, ये कौन है, पंकज, फाइंडर है ना, फाइंडर मतलब जिसको सामान पड़ा हुआ मिला है, तो इसकी क्या ड्यूटी है, पहला सामान का ध्यान रखना, ऐसे जैसे कि वो अपने सामान का ध्यान रखता है। दूसरा, उसकी ड्यूटी है कि जो ओनर है, ट्रू ओनर ऑफ द गुड्स, उसको लोकेट करना, और तीसरा, जब वो मिल जाए ट्रू ओनर तो उसको सामान वापस कर दे, ठीक है। अब मान लो कि तुम्हें या पंकज तुम्हें ढूंढ लेता है। अब पंकज का तुम्हारे पास फोन डिलीवर करने के लिए ऑटो से आना पड़ा, कैब से आना पड़ा, उसको आना जाना कैब से करेगा वो, उस बात के उसके 500 रुपये लगेंगे, और वो तुमसे कह रहा है कि मैं आपको मोबाइल वापस करने आ रहा हूं, बट मैं कैब से आऊंगा तो मुझे आने और जाना दोनों का खर्चा कुछ 500 रुपये पड़ेगा, आप मुझे 500 रुपये दे दो। तुम कह रहे हो किस बात के 500? वो कह रहा है यार मैं आऊंगा तुम्हारा फोन डिलीवर करने, और किस लिए, तुम्हारे को तो पता भी ना तुम्हारा फोन का है, मैं मुझे मिला है, तुम कह रहे हो मैं ये 500 रुपये नहीं दूंगा। तो क्या पंकज तुम्हारा ये फोन वापस करने से रोक सकता है कि तुम 500 रुपये देने से इनकार कर रहे हो? रोक सकता है। अगर आप पंकज को जो उसको सामान को मेंटेन करने के लिए या सामान को डिलीवर करने के लिए अगर उसको कोई खर्चे पड़ते हैं तो आपको वो खर्चे उसको देने पड़ेंगे। अगर आप वो खर्चा नहीं देते तो वो अपने पास सामान रोक के रख सकता है। क्या कह सकता है कि जब तक पैसे नहीं दोगे मैं सामान नहीं दूंगा, ठीक है, तो वो कर सकता है ऐसा, ठीक है। अच्छा, एक चीज तो ये होगी। दूसरा, मान लो तुमने इस फोन के ऊपर एक रिवॉर्ड अनाउंस कर रखा था कि जिसको भी तुम्हारा मोबाइल पड़ा हुआ मिलेगा तुम उसको 5,000 रुपये का इनाम दोगे, ठीक है। अब पंकज ने तुम्हारा फोन तुम्हें वापस कर दिया, और अब पंकज तुमसे क्या कह, या वापस करेगा, पंकज तुमसे क्या कह रहा है कि मेरे को पहले रिवॉर्ड दो मैं फिर वापस दूंगा, ठीक है। तुम कह रहे हो पहले वापस तो कर तभी तो दूंगा, पंकज कह रहा है नहीं नहीं पहले 5,000 रुपये दो। तो बताओ क्या पंकज फोन रोक सकता है कि भैया पहले 5,000 रुपये दो उसी के बाद मैं दूंगा? नहीं। अगर आपने सामान के ऊपर कोई रिवॉर्ड अनाउंस कर रखा है तो वो रिवॉर्ड के लिए सामान नहीं रोक सकता, वो रिवॉर्ड के लिए केस कर सकता है, रिवॉर्ड के लिए केस कर सकता है, बट ये कहे कि रिवॉर्ड नहीं मिला तो मैं पैसे नहीं सामान नहीं दूंगा, ये नहीं कर सकता। हाँ, अगर उसके जो एक्सपेंसेस हैं डिलीवर करने के, जो एक्सपेंसेस वगैरह जो भी पड़ेंगे उसको, अगर वो नहीं पे करोगे तो वो सामान अपने पास रोक सकता है, ठीक। अच्छा, फिर अगर मान लो तुम मिले नहीं तो पंकज क्या कर सकता है? पंकज ने अगर बहुत ढूंढा और तुम नहीं मिले तो पंकज क्या कर सकता है? उस फोन को यूटिलाइज कर सकता है, उस फोन को आगे किसी को बेच भी सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, आगे, अगर पंकज को जो सामान पड़ा हुआ मिला मोबाइल नहीं है, मान लो वो है आटा दाल चावल सब्जियां इमेजिन करो, वेजिटेबल्स हैं, तो वेजिटेबल्स तुम्हें पता है कि जल्दी खराब हो जाती हैं, पेरिशेबल नेचर की होती हैं, तो अगर सामान खराब होने की कगार पे है, पेरिशेबल है, खराब हो सकता है, तो पंकज को लॉ अधिकार देता है कि अगर ट्रू ओनर जल्दी से नहीं मिला तो पंकज उस सामान को बेच सकता है, ठीक है, या खुद कंज्यूम कर सकता है, ठीक है। एक और सिचुएशन है जहां पे पंकज इन सामान को कंज्यूम कर सकता है, सब्जियों को, अगर जो खर्चा वो मांग रहा है, आने जाने का खर्चा जो वो मांग रहा है, अगर वो सामान की वैल्यू का 2/3 या उससे ज्यादा है तो फिर वो सामान अपने पास रख सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो सब्जियां हैं, जो तुम्हारा उसको सब्जियां जो उसको पड़ी मिली वो है मान लो 1,000 रुपए की, ठीक है, और वो जो आने जाने का खर्चा मांग रहा है वो है 800 रुपए का, ठीक है, 800 रुपए का खर्चा मांग रहा है, कह रहा है भैया आपका घर बहुत दूर है, तो 400 रुपये तो एक तरफ की कैब लगेगी, 400 रुपये मुझे घर वापस आने की कैब लगेगी, तो 800 रुपये बनते हैं। और सब्जियां कितने की हैं बताओ? 1,000 रुपये की सब्जी के लिए तुम्हें 800 खर्च करने पड़ रहे हैं, तुम लोगे उस इंसान से वापस वो सब्जियां? नहीं, कहोगे ना यार 1,000 रुपये की तो सब्जियां ही हैं और 800 रुपये तुम मुझसे मांग रहे हो,
तू ही रख ले। यानी कि हम उसके पास कब छोड़ सकते हैं सामान, अगर जो एक्सपेंसेस हम मांग रहे हैं वो एक्सपेंसेस गुड्स की वैल्यू के 2/3 या उससे ज्यादा हैं, तब हम अपने पास रख सकते हैं। या कब रख सकते हैं, जब ट्रू ओनर ढूंढने की कोशिश करी, ट्रू ओनर नहीं मिला, या फिर गुड्स पेरिशेबल नेचर के हैं, डिस्ट्रॉय होने की कगार पे, तब, या फिर ट्रू ओनर वो पैसे देने को तैयार नहीं है जो तुम्हारा एक्सपेंसेस है, और हमने उसको नोटिस दे दिया कि भाई इतने टाइम तक हमारा पैसा दे दे, नहीं तो हम सामान बेच देंगे, और उतना टाइम तक भी उसने पैसे नहीं दिए, तब वो सामान बेच सकता है। ठीक है, ये अपने पास कंज्यूम खुद कर सकता है। तो पढ़ के करें, अ पर्सन हु फाइंड्स गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर एंड टेक्स देम इनटू हिज कस्टडी इज सब्जेक्ट टू द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ बेली। तो क्या लिख रहा है, अ पर्सन हु फाइंड्स गुड्स एंड टेक्स पोजेशन ऑफ इट इज रिस्पॉन्सिबल एज अ बेली। बेली का मतलब क्या होता है, जिसके पास आपने कोई सामान रखा है एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, और जैसे ही वो पर्पस पूरा हो जाए उसको सामान वापस करना होता है, उसको बोलते हैं बेली। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे तुम अपने दोस्त को अपना लैपटॉप दे रहे हो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, तो उसको तुमने सामान दिया, तो तुमने जो सामान दिया उसको बोलते हैं बेलमेंट। तुम हो बेलर और तुम्हारा दोस्त है बेली। तो दोस्त से क्या कहा कि जब तेरा प्रेजेंटेशन बन जाए तो क्या करियो, लैपटॉप वापस कर दियो ना। तो यहाँ पे भी जो पर्सन जिसको सामान पड़ा हुआ मिला है और जिसके पास है वो सामान, वो क्या है, एक बेली की तरह है। उसके पास सामान रखवाया गया एक तरीके से सेफ्टी के लिए। ठीक है, जैसे ही ट्रू ओनर मिल जाए सामान वापस कर दे। तो ही इज लायबल टू ट्राई एंड फाइंड आउट द ट्रू ओनर एंड टू टेक ड्यू केयर ऑफ द प्रॉपर्टी। ट्रू ओनर को ढूंढने की कोशिश करे और प्रॉपर्टी का वैसे ध्यान रखे जैसे कि वो अपनी प्रॉपर्टी का ध्यान रखता है। आगे, अ फाइंडर इज एंटाइटल्ड टू लियन अंटिल पेड कॉम्पेंसेशन बट कैनॉट फाइल अ सूट टू रिकवर सच कॉम्पेंसेशन। तो वो जो खर्चे हो रहे हैं ना, वो खर्चे अगर उसको नहीं मिले, जैसे 500 रुपये आने जाने का खर्चा मांग रहा है वो, अगर वो उसको नहीं मिलता तो वो सामान अपने पास रोक सकता है, बट वो खर्चे रिकवर करने के लिए केस नहीं कर सकता। ध्यान रखना, खर्चे रिकवर करने के लिए केस नहीं कर सकता, बट सामान रोक सकता है। ठीक है, आगे, फाइंडर इज एंटाइटल्ड टू पोजेशन अगेंस्ट ऑल एक्सेप्ट द ट्रू ओनर। जिसको भी सामान पड़ा हुआ मिला है वो सबके पास सामान जाने से रोक सकता है सिवाय ट्रू ओनर के। इसको देखो कि एग्जांपल से समझो। ये है एक दुकान, ठीक है, तो ये है एक शॉपकीपर, ठीक है, और ये हो तुम, यहाँ पे तुम भी हो और भी बहुत सारे लोग शॉपिंग वॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है, जिनमें से तुम यहाँ हो। ठीक है, तो 2-4 लोग हैं जो पीछे दुकान के उधर की तरफ हैं, जो तुम कस्टमर्स के साथ डील कर रहे हैं। ठीक है, अब हुआ क्या, तुम्हें यहाँ पे किसी का एक मोबाइल पड़ा हुआ मिल गया। ठीक है, तुमने मोबाइल उठाया और तुम अच्छे आदमी हो, है ना, तो तुमने ढूंढने की कोशिश करी कि जो यहाँ लोग खड़े हैं उनका मोबाइल है क्या। ठीक है, किसी ने नहीं कहा कि हमारा मोबाइल है, मतलब वैसे तो लोग कह देते हैं हाँ हाँ मेरा है मेरा है मेरा है, बट उनको पता है कि अगर तुम्हारे को पड़ा हुआ है तो तुम क्या कहोगे, पहले से लॉक खोल के दिखाओ, है ना, कि अगर आपको आपका है तो आपको पासवर्ड पता होगा, लॉक खोल के दिखाओ उसका। तो उस चक्कर से, क्योंकि लोगों को पता होता है कि आप ये कहोगे भैया मेरा मोबाइल है मुझे वापस करो, तो किसी ने नहीं कहा कि मेरा, मतलब इनमें से किसी का भी नहीं था। ठीक है, तो तुमने मोबाइल उठा लिया और अब तुम सोचो तुम क्या करो। तो तुमने दुकानदार से क्या कहा कि सुनो भैया, ये मोबाइल जो है आपकी दुकान में पड़ा हुआ मिला है, आप इसको अपने पास रखो, अगर जिसका मोबाइल है वो आ जाता तो उसको वापस दे देना। ठीक है, अच्छा, ये कह के तुम चले गए और फोन क्या किया तुमने, दुकानदार को दे दिया, ये रहा उसके हाथ में मोबाइल। अब तुम 2 दिन बाद वापस उस दुकान पे आते हो किसी काम से, ठीक है, ये रहे तुम वापस से, और तुमने दुकानदार से पूछा भैया वो मैं आपको 2 दिन पहले किसी को मोबाइल पड़ा हुआ मिला था, वो देके गया था, उसका मिला कोई मालिक? कहता नहीं जी कोई आया नहीं लेने। तो तुम कहते हो कि भैया आप एक काम करो फिर वो मुझे दे दो। अगर आपके पास नहीं आ रहा कोई, यानी कि वो उसको नहीं लग रहा, तो आप ये मुझे दे दो और मेरा नाम पता लिख लो, अगर जो मालिक है इसका उसको मिल जाए तो उसका मुझे मेरे पास भेज देना।
शॉपकीपर कह रहा है नहीं जी मैं नहीं दूंगा। तुम कह रहे क्यों? वो कह रहा है मेरी दुकान पे पड़ा हुआ मिला ना आपको, तो ये मेरी दुकान पे है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, मेरी दुकान पड़ा मिला तो ये मेरा है। और तुम क्या कह रहे हो? मिला तो मुझे है ना, आपको थोड़ी मिला था, दुकान तुम्हारी थी, मिला किसको है? मुझे, तो मुझे मिलना चाहिए। तो बताओ किसके पास जाना चाहिए मोबाइल? तुम्हारे पास या शॉपकीपर के पास? किसके पास रुकना चाहिए, तुम या शॉपकीपर? सिंपल सा। शॉपकीपर? नहीं पता, कुछ तो अंदाजा लगा ले अपने हिसाब से। शॉपकीपर। तुम? हाँ तुम ये मोबाइल तुम्हें मिलेगा क्योंकि फाइंडर को मिलता है। तो फाइंडर जो है वो सारी दुनिया से ये सामान वापस ले सकता है, बट किससे नहीं ले सकता? ट्रू ओनर से। ट्रू ओनर अगर मिल गया तो तुम्हें ट्रू ओनर को देना पड़ेगा, बट बाकी दुनिया में किसी से भी बचा सकते हो। ये बात उन्होंने यहां लिखी है, फाइंडर इज इंटाइटल्ड टू पोजेशन ऑफ द गुड्स अगेंस्ट ऑल एक्सेप्ट द ट्रू ओनर। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन द ओनर डिक्लेयर्स रिवॉर्ड फाइंडर कैन सू फॉर रिवॉर्ड। अगर रिवॉर्ड अनाउंस कर रखा है तो रिवॉर्ड के लिए केस कर सकते हो, बट रिवॉर्ड के लिए सामान नहीं रोक सकते। फर्क समझो यहां पे। अगर खर्च कॉम्पेंसेशन पे नहीं हुआ, ऊपर पढ़ो, अगर कॉम्पेंसेशन पे नहीं हुआ तो सामान रोक लोगे, केस नहीं कर पाओगे। अगर रिवॉर्ड अनाउंस हुआ तो सामान नहीं रोक पाओगे, केस कर सकते हैं। फर्क समझ में आ रहा है दोनों में? और रीसेल कब कर सकते हैं? जब ओनर ना मिला हो, इफ द ओनर इज नॉट फाउंड, और इफ ही रिफ्यूजेस टू पे द लॉफुल चार्जेस, द फाइंडर में सेल व्हेन द थिंग इज इन डेंजर ऑफ पेरिशिंग और लूजिंग द ग्रेटर पार्ट ऑफ इट्स वैल्यू। अगर सामान पेरिश हो सकता है, खराब हो सकता है, या उसकी जो वैल्यू है उसका एक मेजर पार्ट लूज हो सकता है, तो ओनर बेच सकता है, जो फाइंडर वो सामान बेच सकता है। या पर लॉफुल चार्जेस अमाउंट्स टू 2/3 ऑफ इट्स वैल्यू। जो खर्चा वो मांग रहा है, एक्सपेंसिव जो मांग रहा है, वो सामान की वैल्यू के 2/3 उससे ज्यादा है, तो फिर क्या कर सकता है? अपने पास रख ले या उसको बेच दे। लास्ट, लाइबिलिटी फॉर मनी पेड और थिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कोवर्जन। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि तुमने रेस्टोरेंट पे मैकडॉनल्ड्स पे खड़े हुए और मैकडॉनल्ड्स में तुमने कोई चीज़ ऑर्डर करी, ठीक है। मान लो तुमने ऑर्डर किया 2 बर्गर, 2 फ्राइज और 2 कोक। 2 बर्गर, 2 फ्राइज और 2 कोक तुम्हारे पास ऑर्डर में आया, वहीं पे खड़े खड़े 2 बर्गर, 3 फ्राइज और 2 कोक। क्या हुआ फिर? हुआ कि एक फ्राइज ज्यादा आ गई, फ्रेंच फ्राइज ज्यादा आ गई, और तुम ले गए चुपचाप। तुमने देखा अबे मैंने तो 2 ही ऑर्डर करी थी, 3 आ गई, उसे 3 तुम्हें दे दी, और तीनों तुमने खा ली फ्राइज। अब तुम मैकडॉनल्ड्स वाले के पास वापस जा रहे हो, भैया टिश्यू देना। उसने तुम्हें टिश्यू दे दिया, साथ में हाथ और पकड़ लिया, कह रहा भैया जी वो ना गलती से आपको 3 फ्राइज चली गई थी, उसको शक्ल याद है तुम्हारी। कह रहा आपने 2 ही फ्राइज ऑर्डर करी थी ना, 3 फ्राइज आपने दे दी थी, तो 1 फ्राइज आपको एक्स्ट्रा मिली, उसको पैसा दो। बताओ क्या तुम्हें पैसा देना पड़ेगा? देना पड़ेगा, क्योंकि उसने बाय मिस्टेक तुम्हें कोई चीज डिलीवर करी थी, तो या तो तुम्हें वहीं वापस कर देनी चाहिए थी, या फिर अगर तीनों फ्राइज चाहिए तो 1 फ्राइज का एक्स्ट्रा पेमेंट करो। तो वही चीज कह रहा है, अगर आपने कोई चीज डिलीवर कर दी बाय मिस्टेक, ये अंडर कोवर्जन डायरेक्ट धमकाने में, या अगर आपने कोई मनी पे कर दिया है गलती से या कोवर्जन में, तो फिर आपको वो वापस मिलेगा। कई बार तो कि तुमने पेटीएम पे पेमेंट करी, गलती से किसी और को हो गई, लास्ट का नंबर गलत हो गया, बीच का नंबर गलत हो गया, किसी और को पेमेंट चली गई, तो जिसके पास भी वो पेमेंट गई है उससे तुम वापस ले सकते हो। हाँ, वो फोन नहीं उठाएगा तुम्हारा, वो अलग बात है, लेने के देने के लिए तुम करते रहना, वो उठाएगा नहीं, बट लीगली अगर तुम उस पर केस करते हो तो तुम उससे रिकवर कर सकते हो। ठीक है। अ पर्सन टू हुम मनी हैज बीन पेड और एनीथिंग इज डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कोवर्जन मस्ट रीपे और रिटर्न इट। Thus, a payment made by A to B under the mistaken belief that he is liable in respect of a municipal tax on a misconstruction of the terms of the lease can be recovered from the municipal authorities. तो आपने बाय मिस्टेक अगर कोई भी पेमेंट किसी को कुछ करी है तो आप वो रिकवर
कर सकते हो। ठीक है, तो यहां से ये वाला चैप्टर कंटिंजेंट क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स भी खत्म हो गया। ठीक है, बताओ इस चैप्टर में किसी को कोई डाउट, कोई चीज पूछो तो बोलो। नहीं, चलो जी, तो आज इतना ही रखते हैं, तबीयत मेरी ठीक नहीं है अभी ज़्यादा। तो बचा हुआ अगली क्लास में हम अपने पास नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में किसी को कोई डाउट, कोई चीज़ पूछे तो बताओ। नहीं, ठीक, तो आज इतना ही करते हैं, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय।